दोस्तों, आज मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ। टू स्टार्ट विद अपना जो तजर्बा है इंडोनेशिया के साथ वो आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूँ कि 1992 में मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि हम हॉलिडे करने कहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा चलो तैमूर इंडोनेशिया चलें। 17 साल मेरी उम्र थी, मुझे खींच के इंडोनेशिया ले गए। मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था जाने का, बिकॉज समर हॉलीडेज़ थे और मैं एक प्ले कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, और मेरा बस मूड ये था कि मैं वो प्ले मुकम्मल करूँ। बहरहाल वो मुझे खींच के ले गए, बड़ा ड्रामा ये वो सब कुछ जिस तरह होता है टीनेज ईयर्स में। तो वहाँ पे डिफरेंट आइलैंड्स पे लेके गए, इंतहाई खूबसूरत, यू नो, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रेन फॉरेस्ट्स एंड बीचेस एंड जस्ट इनक्रेडिबल। सैडली आई कुडंट रियली फुली एंजॉय इट एट दैट टाइम, बिकॉज मेरा दिमाग जो था वो यही था कि मैंने घर जाके प्ले करना है। तो वहाँ पे पहली दफ़ा कोई सर्फिंग वगैरह भी की, ऑलमोस्ट ड्राउंड इन द वाटर, क्योंकि सर्फिंग करनी तो आती नहीं है। तो बार बार वेव्स मुझे ठा ठा आके मारती थी, और मुश्किल से मैं ऊपर आता था, फिर सांस लेता था, फिर एक और वेव आ जाती थी, ठा मारती थी, मुझे नीचे ले जाती थी। दिस वाज इन बाली। और एक पॉइंट ऐसे था कि मेरा सांस बिल्कुल निकल गया ना, ख़त्म। मेरे पास मतलब सांस लेने की गुंजाइश कोई नहीं थी, पकड़ने की गुंजाइश कोई नहीं थी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि सर्फ बोर्ड जो है वो आपकी टांग पे बांध देते हैं ना, ताकि आपसे बहुत दूर ना जाए। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं उल्टा हूँ पानी में, नीचे यूँ हेड डाउन, और मैंने ऊपर देखा यूँ करके सर्फ बोर्ड वो ऊपर जो है ना लटक रहा है, और मेरी टांग से यूँ, और मैं उल्टा हुआ हूँ, और सांस लेने के लिए मेरे पास एक लम्हा भी नहीं है। और थोड़ा सा मैंने दूर वहाँ देखा कि वेव आ रही है एक और, वो अंडर वाटर भी नज़र आ रही होती ना आपको। मैं कहा तैमूर, अगर तू नहीं निकलता ना इस दफ़ा, तो तू गया यहाँ बाली में। दिस इज़ द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सो गेट अप देयर ऑन द बोर्ड एंड गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। बड़ी मुश्किल से मैंने ऊपर बोर्ड पे चढ़ा, बोर्ड के ऊपर गया। बोर्ड जो था वो गलत तरफ था, यूँ था, वेव यहाँ से आ रही, बोर्ड भी उसी तरफ है। आज ज़ोर ज़ोर से मैंने मारे, घुमाओ बोर्ड को, घुमाओ, क्योंकि अगर वो साइडवेज भी हो ना तब भी आप गए, यूँ आपको पलटा देगा। आखिरी मिनट पे जाके वो बोर्ड जो है ना यूँ, लिटरली जैसे वेव आ रही थी ना, यूँ बोर्ड घुमा, और वेव ने मुझे फिर शोर तक पहुँचाया। आपकी बदकिस्मती कि फिर मैं आपका टीचर बन गया यहाँ के। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस इन इंडोनेशिया। बहरहाल आप जानते ही होंगे कि इट्स अ ह्यूज कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी चाइना, इंडिया वगैरह, उसके बाद बेसिकली इंडोनेशिया है। एंड इट्स द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज 87% उसकी पॉपुलेशन बेसिकली मुसलमान है। वैसे बहुत एथनिक डाइवर्सिटी वहाँ पे, 1300 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स वगैरह के अंदर मौजूद हैं। जावानीज़ आर द बिगेस्ट, दैट्स 40%, and Sundanese are 15%, then you have the Batak which are 4%, and the Malay 3.5%, and so on and so forth. तो very diverse. 10% वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, ख़ास तौर पे जो प्रोसेलिटाइजिंग मिशंस हुए डच कॉलोनियलिज्म के बाद, उसके नतीजे में वो भी पैदा हुए। और कुछ हिंदू भी हैं, 1.7%, ऑल्दो ओरिजिनली हिंदुज़म वाज वेरी वेरी डोमिनेंट इन इंडोनेशिया, और आज भी आपको वहाँ बड़े खूबसूरत हिंदू टेम्पल्स वगैरह मिलते हैं। बट देन ऑफ कोर्स इस्लाम एज इट ग्रू बेसिकली मेजॉरिटी मुसलमान हो गई। बुद्धिस्ट भी हैं, और बहुत छोटी तादाद कन्फ्यूशस और एनिमिस्ट्स वगैरह भी मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया ऑफ कोर्स वाज कॉलोनाइज्ड बाय नेदरलैंड्स, बाय द डच, और नेदरलैंड्स उन मुल्कों में शामिल है जिनको हम देखते हैं यूँ करके ऊपर की तरफ और कहते हैं हाय कितना अच्छा मुल्क है, काश नेदरलैंड्स का वीज़ा लग जाए, काश वहाँ सिटीजनशिप लग जाए, क्योंकि वहाँ पे आज मैसिव किस्म का वेलफेयर स्टेट है, ह्यूज वेलफेयर स्टेट। ठीक है, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये वो मुल्क हैं, बेल्जियम भी शामिल है उसके अंदर, जहाँ पे मैसिव वेलफेयर स्टेट्स की वजह से पॉवर्टी वगैरह नहीं नज़र आती और काफ़ी अच्छे हालात हैं। वैसे कभी आपको अगर मौका मिले नेदरलैंड्स जाने का, और ख़ास तौर पे एम्स्टरडैम जाने का, मुझे मिला है, अपनी बीवी के साथ में गया था, वी परफॉर्म देयर, कज़न भी मेरा साथ था, तो यू माइट बी अ बिट शॉक टू डिस्कवर कि नेदरलैंड्स के अंदर, मैं तो बड़ा शॉक हुआ था कि प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स वर्क टोटली लीगल है, और वहाँ पे जो सॉफ्ट रिक्रिएशनल ड्रग्स लाइक पॉट एंड वीड वगैरह वो भी टोटली लीगल है। तो वो बड़ा फ़ख्र करते हैं इस बात पे कि हम बड़े फ्री मार्केट किस्म के लोग हैं। और ये बात एक हद तक दुरुस्त है कि एम्स्टरडैम इज़ एन एंशिएंट सिटी ऑफ फ्री ट्रेड एंड ऑफ ट्रेडर्स। जब ज़्यादातर यूरोप बेसिकली फ्यूडलिज्म में ही था और बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स उसको डोमिनेट किया करते थे, तो नेदरलैंड्स एंड एम्स्टरडैम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहरहाल ट्रेडर्स की हुकूमत कायम थी, एक किस्म की रिपब्लिक कायम थी।
सो एम्स्टर्डम ऑफ कोर्स इज इट्स मोस्ट फेमस सिटी, और आप देख सकते हैं मगर एक्चुअली बिल्कुल यूके के ऑपोजिट ही है नेदरलैंड्स, ठीक है ना जी। अब डच एम्पायर के बारे में आप कुछ तो सुन चुके हैं जब मैंने आपको सारी किस्सा कहानी सुनाई कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, ठीक है ना। बेसिकली दिस इज द इंटायर डच एम्पायर। आप देख सकते हैं यहाँ भी कॉलोनीज, यहाँ भी कॉलोनीज, यहाँ भी कॉलोनीज, यहाँ भी कॉलोनीज, और इंडोनेशिया वगैरह के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर मैसिव कॉलोनीज। जो डार्क ग्रीन एरियाज हैं वो डच वेस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे, और जो लाइट ग्रीन एरियाज हैं वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे। उन्होंने दो कंपनियां बनाई हुई थी, एक वेस्ट की ट्रेडिंग करती थी, एक ईस्ट की ट्रेडिंग करती थी, और बहुत सक्सेसफुल कंपनीज थी ये। इनफैक्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने आप को मॉडल ही डच कंपनी पर किया था कि वैसे ही बनानी। और ये जो डॉट्स 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 आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली उनके मुख्तलिफ ट्रेडिंग पोस्ट हैं जो आप देख सकते हैं पूरी दुनिया पर फैले हुए हैं। तो काफ़ी मतलब कामयाब एम्पायर भी था और ट्रेडिंग कंपनी भी थी। उनके लिए तो बहुत ही कामयाब सिलसिला था, मगर दूसरों के लिए क्या मामला थे वो कुछ और थे। द यूरोपियंस फर्स्ट बिगैन टू अराइव इन इंडोनेशिया इन द 16th सेंचुरी। 1512 में पोर्चुगीज़ आए और बेसिकली वो ढूंढ रहे थे कि हमने स्पाइस ट्रेड, जो है स्पाइस की ट्रेड को मोनोपोलाइज करना है। वो आपने मूवी देखी ना ड्यून, तो ड्यून में वो किस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं? स्पाइस। तो एक्चुअली वो जो फिल्म है इट्स एक्चुअली रिफरिंग टू इन अ ब्रॉड मेटाफोरिकल सेंस रियल हिस्ट्री, क्योंकि स्पाइसेस के पीछे यूरोपियंस तरसते थे और भागते थे और चाहते थे कि हमें स्पाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602। गवर्नमेंट ने उनको चार्टर दे दिया कि ठीक है यहाँ पे तुम जो मर्ज़ी करो, ट्रेड करो, मोनोपोली करो वगैरह, और उन्होंने अपनी मोनोपोली कायम कर ली ओवर इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया को वैसे ही एक्सप्लॉइट किया जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन्होंने साउथ अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया था। 1799 में इतनी करप्शन की वजह से, इतनी मैसिव करप्शन की इस कंपनी ने, क्योंकि जो कंपनी काम करती थी उसमें से सारे पैसे पूसे उठा के जो उसके लोग होते थे वो अपनी जेबों में डाल लेते थे, और इतनी ब्रूटल एक्सप्लॉइटेशन वहाँ के इंडोनेशियन लोगों की भी की कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उसके ह्यूज डेट्स हो गए। तो देन द डच स्टेट इटसेल्फ टुक ओवर द कॉलोनी ऑफ इंडोनेशिया। एट दैट टाइम ऑफ कोर्स इट वाज कॉल्ड डच ईस्ट इंडीज, ठीक है, इट वाज नॉट कॉल्ड इंडोनेशिया एट दैट टाइम। तो ब्रीफली 5 साल बीच में जब नेपोलियन ने नेदरलैंड्स को कॉन्कर किया तो दे लॉस्ट कंट्रोल ऑल्सो ऑफ इंडोनेशिया। डच ईस्ट इंडीज अंडर फ्रेंच आ गए उस वक़्त, और उस वक़्त ब्रिटिश ने अपने इंटरेस्ट को वहाँ पे बढ़ा लिया। मगर फिर आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन ब्रिटिश ने डच को वापस पकड़ा दिया कि ये तुम लोगों की अमानत हमारे पास पड़ी थी, ये लो तुम अपने पास वापस ले लो। सो बेसिकली द डच कंटिन्यू टू कंट्रोल इंडोनेशिया फॉर 300 years। 300 साल उनकी हुक्मरानी चली, और मेनली उनका इंटरेस्ट यही था कि आपने इंडोनेशिया का थोड़ा सा लैंडस्केप देखा है, वहाँ पे पेपर्स भी ग्रो कर सकते हैं, क्लोव, सिनेमन, नटमेग ग्रो कर सकता है, रबर बहुत ग्रो करता है, टिन, बाद में ऑयल निकल आया। उन्होंने कॉफ़ी इंट्रोड्यूस कराई, चाय इंट्रोड्यूस कराई, कोको इंट्रोड्यूस किया, टबैको, रबर, शुगर, ओपियम, ये सब चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, और खूब वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, एक ही मकसद के लिए, एक्सपोर्ट के लिए एंड सो ऑन। और इस मकसद के लिए उन्होंने स्लेवरी का इस्तेमाल किया। वेस्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी स्लेविंग कंपनी थी, अफ्रीकन्स को उठा उठा के अमेरिकन कॉन्टिनेंट ले जाया करती थी, और यहाँ पे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। कुछ मिसालें ले लीजिए, वैसे तो तारीख़ में अब ये भरी पड़ी हैं, मगर चंद मिसालें आपके सामने कि इन 1621 द डच मैसेकर्ड मोस्ट ऑफ द नेटिव बांदा एंड रिप्लेस दैम विद enslaved laborers फ्रॉम जावा, फ्रॉम बाली, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम अफ्रीका। पूरे आइलैंड की पॉपुलेशन ही ख़त्म ही कर दी और नए लोगों को ले आए। इन 1670 दे enslaved people made up about 50% of Batavia's population etc. आधे लोग वहाँ पे स्लेव्स थे बेसिकली, और उसी से वो शुगर प्लांटेशन और क्लोव्स और दूसरी चीज़ें वगैरह बनाते थे, और कॉन्क्यूपाइंस भी उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, डच मर्दों के पास होती थी। और इस सारे स्लेवरी के निज़ाम में तकरीबन 1 मिलियन बंदा इंस्लेव था। 1 मिलियन स्लेव्स डच ईस्ट इंडीज़ में मौजूद था। इट वॉज अ मैसिव स्लेव कॉलोनी। 1830s में उन्होंने एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड द कल्टिवेशन सिस्टम, और ये भी बेसिकली इनफोर्स लेबर था, फोर्स लेबर था।
ये स्लेवरी नहीं थी उस तरह की, वो तो डायरेक्ट स्लेवरी थी ना कि आप ओन करते हैं 1 मिलियन बंदे को। अब ये स्लेवरी नहीं थी, मगर ये नया सिस्टम था जिसमें उन्होंने ये कहा कि 20% फार्मर्स की जो ज़मीन है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी कि वो डच के लिए प्रोड्यूस करें, कोई भी फार्मर हो, या फिर द फार्मर हैज़ टू वर्क फॉर 66 days in a year फॉर फ्री ऑन अ डच प्लांटेशन। कैसा है, कमाल नहीं है। और रियलिटी यही है कि जो उन्होंने टैक्सेस वगैरह इम्पोज किए थे वो इतने हाश थे, इतने सख्त थे कि रियलिटी ये थी कि 20% नहीं, उनको कभी कभार 50% अपनी ज़मीन इस्तेमाल करनी पड़ती थी, 66 days नहीं, उनको आधा साल ही वो डच के लिए काम कर रहे होते थे एंड सो ऑन। इस सारी चीज़ के नतीजे में नेदरलैंड्स ने खूब पैसे कमाए, खूब पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि वो जो सारे डेट डुट का मसला था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी पे बैक कर दिया, सरप्लस में चला गया, बिलियंस कमाए उन्होंने, बिलियंस इस पूरे निज़ाम से। मगर इंडोनेशियंस बेचारों का क्या हाल हुआ कि फेमिन, भूख और नंग वहाँ पे फैलती चली गई। इनफैक्ट ये जो कल्टिवेशन सिस्टम था, इससे अकेले 1 मिलियन फेमिन रिलेटेड डेथ्स हुई, 1 मिलियन बंदा वहाँ पे मारा गया। और इसके साथ साथ जो वॉर्स और मैसेकर्स चल रहे थे वो भी अपनी जगह उसी तरह से कायम थे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया किस तरह बांडा आइलैंड पे उन्होंने पूरी पॉपुलेशन उड़ा दी। इसी तरह जावा वॉर हुई जिसमें उन्होंने 2 लाख बंदा मारा, ये बड़ी लंबी जंग थी। फिर आचे वॉर थी जिसके अंदर उन्होंने 1 लाख बंदा मारा। और इसी तरह बाली में, सुलावेसी में और सुमात्रा में उन्होंने जब कॉन्क्वेस्ट की तो हज़ारों लोगों को मारा। तो लाख लाख बंदा मार देना कोई उनके लिए बड़ी बात ही नहीं होती थी, इतने बड़े लेवल की ये क्रूअल्टी थी, कॉलोनियल क्रूअल्टी। The verdict of history overall is that between 5 to 10 million Indonesians may have died from wars, from forced labor, from slavery, from famine and from disease. Colonialism इस सोसाइटी के लिए ऐसे था जैसे कोई बीमारी चिमड़ गई उसे, अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पा रही थी ये सोसाइटी, बिल्कुल बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। यकीन नहीं आता तो देख लो इसी कंपनी ने जो कुछ अफ्रीका के अंदर किया, जो कुछ साउथ अफ्रीका के अंदर किया, यही वो लोग थे, यही वो कंपनी थी जिसने वो अपार्थाइड लॉज वगैरह सारा कुछ बनाया था। तो यहाँ पे भी वही था, बिलियंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडोनेशिया, बिलियंस, कोई अंदाज टेंस ऑफ बिलियंस, इनफैक्ट मैं कहूँगा 16 बिलियन यूरोस कोई एस्टिमेट लगाता है, कोई कहता है 10 बिलियन यूरोस, कोई कहता है इससे भी ज़्यादा है, कोई एस्टिमेट तो आप लगा नहीं सकते। 300 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं वो, तो खूब एक्सप्लॉइट किया। जाहिर बात है इसके नतीजे में कहीं ना कहीं एक एंटी कॉलोनियलिज्म पैदा होना ही था। डच के खिलाफ एक नफरत तो थी, कई जंगें भी हो चुकी थी, मगर वो इफेक्टिव नहीं साबित हुई। डच आके उनको बस भून देते थे, मार देते थे, कत्ल कर देते थे। डच ने ही एक पॉलिसी बनाई कॉल दी एथिकल पॉलिसी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एथिकल बात यह है कि हमें इन इंडोनेशियंस को भी सिखाना चाहिए कि भी पढ़ लिख जाए। वो थोड़े बहुत उन्होंने स्कूल्स वगैरह कायम कर दी, जिसकी वजह से एक एलीट पैदा हो गई जो बहरहाल एजुकेटेड थी। अब गौर करें कि जो इंडिया के अंदर एलीट पैदा हुई जो एजुकेटेड थी, उसी ने इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड किया। जो पाकिस्तान की नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे वो भी वही थे बेसिकली जो अंग्रेज़ों से ही पढ़े हुए थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी, लियाकत अली खान, सो मेनी अदर्स। और यही पैटर्न आपको अफ्रीका के अंदर भी नज़र आया, तो वही पैटर्न इंडोनेशिया के अंदर भी था। अब आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट्स डेवलप हुई, वेरी सॉफ्ट मूवमेंट्स एट फर्स्ट, लाइक द बुडी उटोमो, जिसने सिर्फ इतना कहा कि जी हम नेटिव्स यानी इंडोनेशियंस को ज़रा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उनकी कल्चर का ख्याल रखना चाहते हैं। दैन द सरीकत इस्लाम इन 1911, ये एक मैस मूवमेंट थी अगेंस्ट डच एक्सप्लॉयटेशन। इसमें से बाय द वे एक लेफ्टिस्ट ट्रेंड भी निकला जो ये कहते थे कि जी हम मुसलमान भी हैं और हम कम्युनिस्ट भी हैं। उनको रेड इस्लामिक एसोसिएशन कहा जाता था, या सरीकत इस्लाम मेरा मीन्स ऑफ कोर्स रेड, तो दे वर द रेड्स विद इन दैट। और फिर इंडोनेशियन पार्टीज बनी एक 1912 में, जिसने कहा जी इंडिपेंडेंस वगैरह होनी चाहिए, मगर साल में ही उसको बैन कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम बैन कबूल करते हैं, हम आगे बात नहीं करेंगे, हम बस अपनी किताबें वगैरह लिखते रहेंगे। तो ये कुछ प्रिकर्सर्स थे टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। पीकेआई 1920 के अंदर यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया कायम हो गई थी 1920 के अंदर। 1917 में इनकलाब हुआ वहाँ रूस में। रूस ने कहा आओ जो भी हमारे साथ मिलना चाहता है मिलो, पार्टी बनाओ, तो अपने अपने मुल्कों में इनकलाब करो। 1926 में उन्होंने एक आर्म स्ट्रगल की कोशिश की कि डच को किसी तरह हम निकाल दें, मगर डच उनके लिए बहुत ताकतवर साबित हुए, बहुत ऑर्गेनाइज थे, उन्होंने हज़ारों लोगों को मार दिया। कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, वो 1926 की बात है, कितने हज़ार मारे, 10,000 मारे, 15,000 मारे, किसी को नहीं पता।
मार दिए बंदे वगैरह, तो वो मूवमेंट उस वक्त फेल होगी। और डच ने ये कहा कम्युनिज्म बैंड इलीगल है, कम्युनिस्ट पार्टी पी के आएगा, कोई मेंबर नहीं बन सकता, तो पार्टी चलेगी अंडरग्राउंड। मतलब वो बताते नहीं थे कि हम पार्टी के मेंबर्स हैं। इसी तरह 27 के अंदर उन्होंने वेस्ट सुमात्रा के अंदर भी ट्राई किया, मगर अगेन वहाँ पे भी उन्होंने मार खाई और वो कामयाब नहीं हुए। 13,000 तकरीबन जो अरेस्ट हुए और कम्युनिज्म को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। कितने मरे, नोबडी नोज। फिर एक और आदमी उभरा फ्रॉम दैट एलीट, दैट एजुकेटेड एलीट नेम्ड सुकार्नो। उसने एक पार्टी बनाई कॉल्ड द पार्टी ऑफ नेशनल पार्टी ऑफ इंडोनेशिया, PNI, और उसने ये कहा कि हमें पूरी तरह आज़ादी चाहिए। और उसने एक यूथ प्लेज किया उसी अगले साल, वो खुद भी यंग मैन था उस वक्त, कि 1 नेशन 1 पीपल 1 लैंग्वेज एंड दैट विल बी इंडोनेशिया। क्यों उसने ये कहा? क्योंकि इंडोनेशिया में डाइवर्सिटी बहुत थी और वो चाहता था कि ये सारे के सारे लोग जो हैं अब हमारे साथ जुड़ें और जुड़ के हम लड़ें और डच को यहाँ से निकालें। सो वो इंडिपेंडेंस की हिमायत करते थे और ये एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन थी। कहते थे क्रिश्चियंस भी हमारे मेंबर बने, कोई भी हमारा मेंबर बने, हम कोई सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे, मुसलमान अक्सरियत में है मगर सब इंडोनेशियंस के लिए हम काम कर रहे हैं। और जाहिर बात है हमने इंपीरियलिज्म को ख़त्म करना है, और वो जो निज़ाम है जिसने इंपीरियलिज्म को पैदा किया यानी कैपिटलिज्म, उसके भी को खास हम फेवर में नहीं है, उस पर भी तनकीद करता था सुकार्नो। अपनी राइटिंग्स की वजह से सुकार्नो को जनाब आली उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम तो गद्दारी कर रहे हो, ट्रीज़न कर रहे हो। उसका ट्रायल हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो खड़ा हुआ है, और उसको 4 साल उन्होंने सज़ा सुना दी। मगर इसके नतीजे में और ख़ास तौर पे अपने ट्रायल पे जो उसने तकरीर की, विच वॉज टाइटल्ड इंडोनेशिया अक्यूजेस। अक्यूजेस का मतलब क्या है कि तुम पे इल्ज़ाम लगाता है डच पे कि तुमने जो इंडोनेशिया के साथ किया बड़ी जुल्म ज़्यादती की बात है। उस तकरीर की वजह से सुकार्नो इमीडिएटली बिकम्स अ हीरो अमंगस्ट इंडोनेशियंस, जो कि डच से ऑब्वियसली उस वक्त तक इंतहाई तंग है। बाय द वे वो जेल तो गया मगर उसको जल्दी रिहा कर दिया, क्योंकि एक्चुअली नेदरलैंड्स में भी बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि यार बीबा बंदा है, कहना छड़ दो, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था वगैरह एंड सो ऑन। वो कहते थे कि नहीं नहीं ये बहुत सख्त सजा तुसी दे देती, छड़ दो। पंजाबी बैठे थे शायद उधर। तो बहरहाल उसने एक और फिर मजमून लिखे और उसका नाम था टू अटेन इंडिपेंडेंट इंडोनेशिया। लो जी, अब तो गवर्नर साहब बड़ी अपसेट हो गए, उन्होंने कहा कोई ट्रायल ट्रूल की जरूरत नहीं, कड्डो इन्हों बाहर। उसको एग्जाइल में भेज दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर, विद इन इंडोनेशिया उसको एग्जाइल में भेज दिया, कोई ट्रायल ट्रोल नहीं किया। ऑब्वियसली इस वजह से भी उसकी जो रेपुटेशन थी और उसके जो सपोर्ट था वो बढ़ गया और लोगों ने उसके वो लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़े और बड़े खुश हुए कि हाँ इंडोनेशिया को आज़ाद होना चाहिए। उसकी जो आइडियोलॉजी थी, सोच थी, उसका नाम है पैनकासिला, और ये एक मिक्सचर है। इसमें डेमोक्रेसी भी है, इसमें थोड़ा सा सोशलिज्म भी है, इसमें थोड़ा सा रिलीजन भी है, तीनों चीज़ों का मिक्सचर था। और वो कहता था मुझे मिक्सचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें तीनों चीज़ों का मिक्सचर चाहिए। सो 5 उसके नुकात थे। पहला नुक्ता ये था बिलीफ इन वन गॉड। हालांकि वैसे उसकी तंजीम सेक्युलर थी मगर दिस वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, बिलीफ इन वन गॉड, जस्ट एंड सिविलाइज्ड ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ इंडोनेशिया होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए और सोशल जस्टिस होनी चाहिए। सोशल जस्टिस के अंदर ही सोशलिज्म और इस तरह की चीज़ें सारी आ जाती थी। ठीक है, इस पे सारे प्लेज करें। अब क्या हुआ कि 1942 में जापान ने इन्वेड कर दिया डच ईस्ट इंडिया को। जापान ने इन्वेड क्यों किया? क्योंकि जापान को वहां पे जो ऑयल था वो चाहिए था। जापान खुद तो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता था, उसको रबर चाहिए था, उसको टिन चाहिए था, उसको पता था कि यहां पे बड़ी प्रोडक्शन होती है, उसको राइस चाहिए थी। तो 42 में उन्होंने डच को डिफीट कर दिया, हरा दिया। शॉक हो गए लोग कि एक एशियाटिक पावर ने, एक एशियन कंट्री ने गोरों को डिफीट कर दिया और वो इंडोनेशिया में आ गए। ये सब आप जानते हैं कि उन्होंने 1910 के अंदर साउथ कोरिया में भी किया और साउथ कोरियंस को बड़ा अच्छा तजर्बा हो गया कि जापानीज़ कॉलोनियलिज्म क्या है। फिर उन्होंने 30s के अंदर ये रिपीट किया नॉर्दर्न पूरे चाइना, मंचूरिया में, उनको भी बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि ये कोई चंगे लोग नहीं गए। ठीक है, मगर इंडोनेशिया के अंदर उनकी हुकूमत सिर्फ 3-3.5 साल चली और बड़ी ब्रूटल हुकूमत थी। मगर बहरहाल सुकार्नो ने यह देखा कि मेरे पास ये अच्छा मौका है और जापान के पास भी इंटेलिजेंस थी कि ये तो डच का दुश्मन है, तो एनिमी ऑफ माय एनिमी इज़ माय फ्रेंड वाले सोच के तहत सुकार्नो को जापानीज़ ने रिलीज़ कर दिया और कहा कि तुम हमारी मदद करो, पब्लिक को मैनेज करने के लिए तुमने हमारी मदद करनी है। सो सुकार्नो ने कहा वी टुगेदर विद अदर नेशंस इन ग्रेटर एशिया आर लाइफ लॉन्ग एलाइज ऑफ जापान। और जापान ने अपने आप को एशियन लोगों से ये कहा कि हम तो एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, हम तो गोरों को निकाल रहे हैं, हम तो तुम्हारे जैसे हैं।
मगर एक्चुअली जापान अपना एम्पायर बनाना चाह रहा था। ये आप देख सकते हैं कि सुकार्नो जो है जापानीज जनरल को मिल रहा है और कह रहा है कि वी विल वर्क टुगेदर। सो जापानीज नाउ क्रिएटेड एन आर्मी जो कि इंडोनेशियंस की आर्मी थी, कॉल्ड द पेम्बला तना एयर पेटा या डिफेंडर्स ऑफ द होमलैंड, जिसमें उन्होंने 37,000 इंडोनेशियंस को मॉडर्न आर्म्स और मॉडर्न आर्मी की तरह ट्रेन किया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो पुराने ज़माने में इंडोनेशियंस लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे विद देयर एंशिएंट आर्म्स एंड इन देयर एंशिएंट मेथड, विद देयर एंशिएंट मेथड्स। एक मॉडर्न आर्मी का, जो डच आर्मी थी वो मॉडर्न आर्मी थी, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। मगर अब जब जापानीज ने उनको नए जदीद वेपन्स दे दिए और उन वेपन्स को कैसे इस्तेमाल करना है और क्या फॉर्मेशंस बनानी है, सो दिस बिकेम अ वेरी सीरियस फोर्स। जापान के हवाले से तो आप जानते हैं कि अमेरिका ने उन पे ये बम गिरा दिए, 2 बम बल्कि गिराए और हिरोशिमा नागासाकी को बिल्कुल फ्लैट कर दिया। तो जापान ने सरेंडर कर दिया। जैसे जापान ने सरेंडर किया तो सुकार्नो ने इंडोनेशिया में तकरीर की और ये कहा कि अब इंडोनेशिया आज़ाद है, ना हम जापान के साथ हैं, ना हम कमबख्त डच के नीचे आना चाहते हैं, ना गोरों के नीचे आना चाहते हैं, हम आज़ाद है। दिस वाज द इंडिपेंडेंस डे स्पीच एंड ही डिक्लेयर्ड कि 300 साल का कॉलोनियल रूल फाइनली अब ख़त्म हो गया, हम आज़ाद हो गए। ओए होए, पब्लिक तो पागल हो गई है। देखें, ये उसने जब एकाडा स्क्वायर के अंदर तकरीर अपनी की तो 1 मिलियन बंदा बाहर आ गया। इट वाज एब्सोल्युटली अ मैजिकल मोमेंट फॉर इंडोनेशियंस। 300 साल आप अंदाज़ा करें कि आप पे हुक्मरानी कोई करे और फाइनली आप आज़ाद हों। इट्स लाइक अ फ्लड, इट्स लाइक अ डैम ऑफ इमोशन। मगर ब्रिटिश ने कहा क्यों जी, क्यों रूल करें, हम रूल करेंगे। लो जी, ब्रिटिश ने अपने ट्रूप्स भेजे और कोशिश की कि इंडोनेशिया को सबड्यू कर दिया जाए और साल वो वहाँ पे रहे और उनकी एक बहुत बड़ी जंग हुई, कॉल्ड द बैटल ऑफ सुराबाया, जिसके अंदर इंडोनेशियन जो आर्मी नई बनी थी, जो जापानीज ने ट्रेन की थी, अभी तक वो जापानीज यूनिफॉर्म्स भी पहन रहे थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के साथ कि हमने नहीं तुम्हें वापस आने देना, ना तुम्हें आने देना, ना डच को आने देना, अब हम आज़ाद हैं। और वो बहुत अच्छा लड़े, बहुत ही अच्छा लड़े। और ब्रिटिश ने कहा खाना ख़राब है, पता नहीं कितने फंस गए हैं। उन्होंने कहा डच लोगों, ये लो आपके हवाले है, हम निकल रहे हैं यहाँ से, अब तुम संभालो। तो डच को उन्होंने पावर हैंड ओवर कर दी। नाउ द डच केम बैक, यस दे केम बैक इन 46। इंडोनेशियंस ने कहा ताड़ी ऐसी तैसी, असी लड़ांगे। 4 साल उन्होंने गुरिल्ला वॉर लड़ी, डच और इंडोनेशियंस की लड़ाई हुई, ठा 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 ठा, एंड दे वर वेरी गुड, दे वर ब्लडी एक्सेलेंट। और डच उनको डिफीट नहीं कर पा रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो 1949 में फाइनली डच ने कहा, नेदरलैंड्स ने कहा कि ठीक है, हम आपकी आज़ादी कबूल कर लेते हैं। बड़े तरीके उन्होंने अपनाया कि यूएन में फंसा दो, इधर फंसा दो, इस कमेटी में बिठा दो, डेथ बाय कमेटी कर दो। मगर उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, तुम्हें हमने निकाल के ही छोड़ना है, ऐसी की तैसी। डच ने फिर भी जो है सोचा कि कोई ना कोई हिस्सा तो हमने अपने पास रखना ही है। तो उन्होंने ये कोशिश की कि मालुकू आइलैंड जो है उसको वो अलहदा रखें। ये आपको बीच में नज़र आ रहे हैं, वो आइलैंड्स को अलहदा रखें कि इस पे जो हम जो है ना हमारी हुक्मरानी ही रहेगी, तो ये अलहदा हो जाएंगे, इंडोनेशिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, साढ़े नाल रहेंगे। मगर उस पर भी इंडोनेशियन आर्मी गई वहाँ पे और फिर लड़ाई हुई और फिर लड़ाई होके उन्होंने कहा डच निकलो यहाँ से, और उन्होंने निकाल दिया। इस पीरियड के अंदर अमेरिका जो है वो इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के कोई ख़ास खिलाफ नहीं था, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चल रही थी ये बजाते खुद कम्युनिस्ट मूवमेंट नहीं थी। सुकार्नो ये नहीं कहता था मैं कम्युनिस्ट हूँ, बल्कि कहता था भाई मैं तो नेशनलिस्ट हूँ। और फोर्ड फाउंडेशन और अमेरिका के बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह, अमेरिका की ये कोशिश थी कि हम पुलिस की ट्रेनिंग करें नंबर 1, हम फौज की ट्रेनिंग करें नंबर 2, और हम बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ट्रेन करें, ताकि जो मॉडल नई गवर्नमेंट अपनाएगी वो होगा जो हम उनको बताएंगे। ये बड़ी शानदार किताब है ब्रैडली आर सिम्पसन की, जिसके अंदर वो लिखता है इकोनॉमिस्ट्स विद गन्स। तो बेसिकली अमेरिका ने किस तरह से अपना एक पूरा नेटवर्क ट्रेन किया, ख़ास तौर पे फ़ौजियों का, कि फ़ौजियों को इकोनॉमिक मैनेजमेंट सिखाओ ताकि बाद में फ़ौजी जो हैं वो इकोनॉमी चला सके। क्योंकि बाय द 50s अंडर एलन डलस एंड जॉन फॉस्टर डलस उनका ख्याल यही हो चुका था, लैटिन अमेरिका में जो तजर्बात हो चुके थे, कि भाई फ़ौज आ जाए, फ़ौज बड़ी स्ट्रांगली एंटी कम्युनिस्ट है और बड़ी प्रो फ्री मार्केट और प्रो वेस्ट है, और कोई आ गया तो पता नहीं क्या होगा, तो इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाओ।
So 50s से अमेरिका was building its links with the Indonesian military basically. 55 में सुकार्नो ने एक ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से वेस्ट बड़ा शॉक हुआ। वो क्या कि उसने बांगदुंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसमें उसने उस ज़माने के जितने वेस्ट के मुखालिफ थे, थर्ड वर्ल्ड के लीडर्स, उनको बुला लिया। उसमें नेहरू साहब भी खड़े हुए, क्वामी नक्रुमा साहब भी खड़े हुए, गमाल नासिर ऑफ इजिप्ट भी खड़े, जिन्होंने स्विस कनाल पे, आपको पता है इस अगले साल ही 56 में इजराइल को चैलेंज कर दिया, ब्रिटेन को चैलेंज कर दिया, फ्रांस को चैलेंज कर दिया। ये जोसेफ ब्रॉन्स टीटो साहब खड़े यूगोस्लाविया के, जो कि सोवियत यूनियन से अलहदा हो गए हैं, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हैं, मगर सोवियत यूनियन के साथ नहीं। उसने कहा नॉन अलाइंड मूवमेंट ना असी अमरीका दे नाल ले गए तो ना असी सोवियत यूनियन दे नाल जाना, असी अपने नाल ले गए, ठीक है, और हम दोनों से नेगोशिएट करेंगे और देखेंगे कौन हमें अच्छी डील ऑफर करता है। उन्होंने जो रेजोल्यूशंस पास की, उन्होंने कहा रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स प्रमोशन एंड ऑपोजिशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपोजिशन टू इंपीरियलिज्म। और अब सुकार्नो ने एक और कदम उठाया जो उससे भी ज़्यादा रेडिकल था। मामला ये था कि 300 साल से डच की हुकूमत रही थी, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई उनके पास पूरी मोनोपोली थी, एग्रीकल्चर पे भी और बेसिकली मिनरल्स पे भी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ पे भी, तो ऑयल पे भी इसी तरह उनकी मोनोपोली थी। ये पेट्रोल पंप मैंने जो निकाली, उसकी तस्वीर निकाली, ये लाहौर का ही पेट्रोल पंप है, ठीक है। मैंने जान के सर्च किया कि लाहौर पेट्रोल पंप शेल, ये आज आप जब पेट्रोल डलवाएंगे अपनी गाड़ी में शेल के पेट्रोल पंप से, तो आपको पता चलेगा कि ये वो डच कंपनी है जो वहाँ इंडोनेशिया के अंदर ऑयल निकाला करती थी। इसने फिर अराउंड द अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश के साथ डील की, ब्रिटिश ने भी इसमें शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए और ये बन गई रॉयल डच शेल। रॉयल का मतलब है कि ब्रिटिश भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। और आज इस जस्ट शेल PPL, और इसमें डच शेयर्स अभी भी मौजूद है, मगर बेसिकली अब ये ब्रिटेन चली गई। और दिलचस्प बात ये, ब्रिटेन इसलिए चली गई क्योंकि डच हुकूमत जो थी, नेदरलैंड्स की हुकूमत जो थी, वो टैक्स बहुत लगाती है, वेलफेयर स्टेट बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा ठीक है, हम नेदरलैंड की कंपनी नहीं, हम तो अब लंदन में जाएंगे, हमारा हेडक्वार्टर वहाँ पे। एनीवे 57 के अंदर सुकार्नो ने कहा भाई साडा तेल कट के तुसी लेंदे जांदे हो, की कर रहे हो, तो उसने डच ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। रॉयल डच शेल और BPM उसकी सब्सिडरी कंपनी थी, उनके उसने एसेट्स जो हैं वो सीज कर लिए और कहा कि ये अब तेल हमारा होगा। और अमेरिकन कंपनीज के साथ भी नेगोशिएशंस खोल दी। अमेरिकन कंपनीज भी वहाँ पे मौजूद थी। वो 50-50 शेयर था उनका रेशियो कि 50% आपका 50% हमारा। तो सुकार्नो ने ये कहा कि नहीं जी 60% हमारा होगा, 40% आपका होगा, हमारे साथ बैठे टेबल पे बात करें। और इंडोनेशिया ने 58 के अंदर अपनी एक स्टेट ओल्ड ऑयल कंपनी बना दी और कहा कि जितनी ऑयल कंपनीज हैं वो उसके मातहत होकर काम करेंगी, उसका हिस्सा होकर काम करेंगी, ताकि वो उन पे सुपरविजन कर सके एंड सो ऑन। अब ये बातें आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वेस्ट को तो ज़्यादा पसंद नहीं है। ये जो ऑयल रेवेन्यूज़ थे ना, ये इस आइलैंड में थे, सुमात्रा के आइलैंड, जावा पे नहीं थे। जावा वॉज द कैपिटल नीचे, और ये सुमात्रा, यहाँ पे बेसिकली सारा ऑयल था। अब क्या हुआ फिर यहाँ पे, यू गेस्ड इट, सुमात्रा के अंदर एक रिबेलियन शुरू हो गया कि हमने तो जावा के साथ नहीं जाना, हमने तो सुकार्नो के साथ नहीं जाना। और CIA ने वहाँ पे सुमात्रन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया विद आर्म्स, मनी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। पहले तो अमेरिका कहता था हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये तो वहाँ पे मूवमेंट चल रही, साडा कोई ताल्लुक नहीं उहदे नाल। मगर फिर क्या हुआ कि 58 के अंदर एक जहाज़ को उन्होंने ब्लो डाउन किया, मतलब उसको अटैक किया, वो उसमें से पायलट ने जेट किया, हिज नेम वाज एलन पोप, और वो पकड़ा गया और उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो अमेरिकन पायलट है। तो एक्सपोज हो गया कि अमेरिका जो है वो सुमात्रा के रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है। इंडोनेशिया ऑब्वियसली लड़ा और उन सेपरेटिस्ट को भी इंडोनेशिया ने डिफीट कर दिया। इस सारे के नतीजे में और भी बड़ी सारी चीज़ें हो रही थी जो मैं अभी थोड़ी सी गोल कर रहा हूँ, मगर सुकार्नो ने ये फैसला किया कि डच भी और अमेरिकन भी फुल ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडोनेशिया, क्योंकि एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, कि उसमें एथनिक सेपरेटिज्म पैदा करके अलग-अलग कर दे हमें, और हम एक यूनाइटेड कंट्री ना बन सकें, ताकि वो मिनरल रिसोर्सेज पर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज पर अपनी मोनोपोली कायम रख सकें। सो इसलिए सुकार्नो ने फिर सेंट्रलाइज की पावर, क्रिएटिंग दिस सिस्टम कॉल्ड गाइडेड डेमोक्रेसी,
जिसमें बेसिकली प्रेसिडेंशियल पावर्स उसने अपनी बढ़ा ली एंड सो ऑन सो फोर्थ, पार्लियामेंट्री सिस्टम को साइड पे कर दिया और सेंट्रलाइजेशन बढ़ा ली। और एट द सेम टाइम वो यूएसएसआर और चाइना के और करीब हो गया, क्योंकि यूएसएसआर और चाइना सपोर्ट कर रहे थे सुकारनो को, वो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम, करो इनको नेशनलाइज, और बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ये सुमात्रा वगैरह के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट इस पीरियड के अंदर यूएसएसआर बिगैन टू सपोर्ट इंडोनेशिया इन अ ह्यूज वे, गिविंग मिलियंस इन एड। Outside of China, Indonesia was the largest recipient of Soviet assistance in this period. And in fact, Soviet Union ने इतना उनको हार्डवेयर दिया कि इंडोनेशिया की फौज एक मैसिव फौज बन गई साउथ ईस्ट एशिया में, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी probably in that period. 1960 के अंदर सुकारनो ने और हिम्मत करके ये कहा कि हम एक नया कानून बना रहे जिसमें फॉरेन ओनरशिप हो ही नहीं सकती हमारी ऑयल रिसोर्सेज की। ऑयल रिसोर्सेज हमारी ओनरशिप में होंगे, आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उसमें काम करेंगे, हमारे साथ नेगोशिएट करेंगे, ये तेल हमारा होगा। और भी मूवमेंट्स जो सपोर्ट हो रही थी, जो CIA सपोर्ट कर रही थी और जो वेस्ट सपोर्ट कर रही थी, उसमें एक मूवमेंट थी दारुल इस्लाम। ये 49 से चल रही थी, मगर सुकारनो की जो सेक्युलर पॉलिसी थी उसके ये अपोनेंट्स थे। वो कहते थे जी शरिया लेके आना है हमने, हम एक इस्लामिक स्टेट चाहते हैं। तो इनकी अपराइजिंग्स हुई जावा के अंदर और मुख्तलिफ एरिया के अंदर, और इन्होंने जो सुमात्रन सेपरेटिस्ट थे PRRI, उनको भी सपोर्ट किया। जब उनको सपोर्ट किया तो बेसिकली 62 के अंदर इंडोनेशियन मिलिट्री ने इनको क्रश कर दिया, बिल्कुल दबा दिया। CIA ने इनको बैक किया और इन्होंने 2-3 दफ़ा सुकारनो को डायरेक्टली असैसिनेट करने की भी कोशिश की, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। ये जो तजर्बात हुए with the CIA backing these movements, कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, कुछ इस्लामिक मूवमेंट्स हैं, उसकी वजह से सुकारनो और ज़्यादा अमेरिका के और वेस्ट के खिलाफ होता चला गया। फिर वेस्ट पापुआ का मसला आया विद नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स ने कहा कि ये जो एरिया ये तो हम रखेंगे। अब देखो 49 के अंदर उन्होंने बाकी इंडोनेशिया दे दिया, मगर इस एरिया के बारे में उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं देना। अब इस एरिया के अंदर गोल्ड भी था, कॉपर भी था, ऑयल भी था, गैस भी था, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्यों नहीं वो दे रहे थे। प्लस बहुत सारे उन्होंने मिशनरी मिशंस यहाँ पे किए हुए थे, यहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा थे, तो वो क्रिश्चियंस को डराते रहते थे कि मुसलमान आ गए तो फिर तुम्हें वो तो बिल्कुल कुछ नहीं करने देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे, इबादत नहीं करने देंगे। और सुकारनो कहता था नहीं, हम सेक्युलर हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे क्रिश्चियंस को, मगर इंडोनेशिया सबका एक होना चाहिए। ये गेम चल रही थी। तो सुकारनो ने फिर ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ट्रिकोरा, और 61-62 के अंदर ना तो डच जीत सके और ना इंडोनेशियंस जीत सके। मसला अड़ गया, काफ़ी देर तक अड़ा रहा। इसमें भी अमेरिका वाज प्रिवैरिकेटिंग कि मैं नेदरलैंड्स को सपोर्ट करूं या मैं इंडोनेशिया को सपोर्ट करूं, किसको करूं, कैसे करूं, क्या करूं। wasn't able to decisively make up its mind here. उसकी वजह एक यही थी कि बेसिकली इंडोनेशिया की जो प्रोफाइल बनती चली जा रही थी वो ये एक प्रो सोवियत स्टेट की बनती चली जा रही थी। अब ब्रिटेन भी बड़ा परेशान था कि ये पूरे एरिया के अंदर कम्युनिस्ट कमबख्त फैल गए। 1949 के अंदर आपको पता ही है कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कामयाब हो गया। इसी तरह 45 फिर 51 to 53 वहाँ पे कोरिया के अंदर इक़्तिदार में, एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया के अंदर इक़्तिदार में आ गए। वियतनाम के अंदर इंसर्जेंसी कम्युनिस्ट चल रही थी। मलेशिया के अंदर भी 48 के बाद एक कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी चली। मलेशिया के जो कम्युनिस्ट थे वो लड़े कि हमने आज़ाद करना है मलेशिया को फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सॉरी, मैं मलेशिया बार बार कह रहा हूँ, मलया को, मलया इज़ नॉट ऑल ऑफ मलेशिया, मलया को आज़ाद करना है, ठीक है। तो वो लड़े, 48 से 60 तक वो लड़े, तो ब्रिटिश ने उसको क्रश कर दिया। मलया वॉज अंडर द ब्रिटिश, ब्रिटिश ने उनको बड़ा ब्रूटली क्रश किया, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह बना के उनको भूखा मार दिया बेसिकली। नाउ दैट दे हैड मैनेज्ड टू क्रश देम, मामला यही था कि जो मलयन कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें ज़्यादातर लोग चाइनीज़ थे, चाइनीज़ एथनिसिटी के थे, क्योंकि चाइनीज़ लोग सिर्फ चाइना में तो नहीं रहते, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी रहते हैं। तो उन्होंने उस एथनिक राइवलरी को इस्तेमाल करते हुए मलय लोगों को जो है ना चाइनीज़ लोगों के ख़िलाफ़ करके तो उस कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी को दबाने में वो कामयाब हो गए। अब उनको अगला मसला ये था सिंगापुर का, क्योंकि सिंगापुर के अंदर भी कम्युनिस्ट बहुत स्ट्रांग थे, लेफ्ट बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि सिंगापुर के अंदर एथनिकली चाइनीज़ लोग ही रहते हैं। और चाइनीज़ लोग उस वक़्त 49 के रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे कि भाई चाइना ने फाइनली गोरों को दफ़ा किया, आज़ाद हुआ है, ये है वो है। माओ बहुत बड़ा हीरो था उनका।
तो सिंगापुर हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड ब्रिटिश वर वेरी वरिड कि इसको कैसे हमने ठप करना है। वो मलया के अंदर तो हमने ठप कर ली है, अब सिंगापुर के अंदर भी ठप करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम एक नई कंट्री बनाने लगे हैं। जी हाँ, हम एक नई कंट्री बनाने लगे हैं जिसमें मलया भी होगा, जिसमें सिंगापुर भी होगा, जिसमें सरावक और सबा ये सब मिलकर हम एक नई कंट्री बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि क्योंकि मले जो हैं वो मेजॉरिटी में होंगे, तो जो सिंगापोरियन लेफ्ट है वो ज़रा दब जाएगा और इस तरह से हम कम्युनिस्टों को कंट्रोल कर लेंगे, ये इक़्तिदार में नहीं आएंगे, इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे एक्सेट्रा। तो ली कुआन यू को उन्होंने कन्विंस किया। ली कुआन यू ने 63 के अंदर जैसे ये मुल्क बना, वहाँ के सिंगापुर के कम्युनिस्ट को क्रश कर दिया, प्रो वेस्टर्न हो गया वो। मगर मामला ये बना कि ली कुआन यू ये चाहता था कि जो चाइनीज़ पब्लिक है, अब सिंगापुर में तो है ही चाइनीज़, मगर मलया के अंदर भी चाइनीज़ हैं। अब ये जो मलेशिया नया मुल्क बना है, इसमें सबके हकूक़ बराबर होने चाहिए, चाइनीज़ और मलयंस के हकूक़ बराबर होने चाहिए। मगर जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये यहाँ पे आपको उनकी तस्वीर नज़र आ रही है मलेशिया के, वो कहते थे नहीं सर ऐसे नहीं होगा, जो मलयंस हैं उनके हकूक़ ज़्यादा होंगे और आपके कम होंगे, प्राइम मिनिस्टर तुंकू। तो इस पे उनकी लड़ाई हो गई और 64 के अंदर गालिबन राइट्स शुरू हो गए इन सिंगापुर कि जी जो एथनिक चाइनीज़ हैं उनको मलेशिया में बराबर के हकूक़ क्यों नहीं मिल रहे। तो 65 के अंदर मलेशिया ने सिंगापुर को ठुड्डा मार के मलेशिया से बाहर निकाल दिया कि अब तुमसे काम ले लिया है, तुमने कम्युनिस्टों को वैसे ही मार मूर दिया है, तुम अब बूट निकलो बाहर, हमने नहीं तुम्हें रखना एक्सेट्रा। इनफैक्ट ली कुआन यू व्हिच यू कैन सी ओवर, वो टीवी पे आके बड़ा रोया कि हम तो हिस्सा रहना चाहते थे मलेशिया के, मगर इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। इनफैक्ट उसके बाद फिर मलेशिया ने इतनी को तरक्की की कि अब मलेशियंस कहते हैं ना ही काट देते बेहतर सी, नाल ही रहने देते बेहतर सी। मगर बहरहाल सुकार्नो इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ था। उसने कहा ये क्या बकवास है भाई, मुल्क बना रहे हो, मुल्क तोड़ रहे हो इस मकसद के लिए कि जी तुमने डिटरमिन करना है कि इस खित्ते के अंदर किसकी हुक्मरानी होगी, किसकी हुक्मरानी नहीं होगी। तो उसने कहा दिस इज अ न्यो कॉलोनियल प्रोजेक्ट, ये तो ब्रिटिश प्रोजेक्ट है पूरा, ये पूरा प्रोजेक्ट ही ब्रिटिश है, हमने इसको मानते हैं। इनफैक्ट हम कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं, हम तो लड़ेंगे कि ये जो पूरी ब्रिटिश ने साजिश की है यहाँ पे ये गलत है। चाइना और यूएसएसआर भी सुकार्नो को सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है बिल्कुल ये गलत है, और मलेशिया के पीछे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। तो ये अब कॉन्ट्रडिक्शन बन गई इन द रीजन। आखिरी जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से वेस्ट इंडोनेशिया की वजह से बहुत ही परेशान था, was the rise of the PKI, the Communist Party of Indonesia। यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं, उनकी कांग्रेस इतनी बड़ी होती थी कि पूरे पूरे स्टेडियम के अंदर वो कांग्रेस होती थी। आपको बताया कि डच ने उनको दबा दिया था, अंडरग्राउंड वो हो गए थे, मगर ऑब्वियसली जब 40s वगैरह आए तो डच तो ख़त्म हो गए थे, वहाँ पे जापानीज़ आ गए, वो जापानीज़ के खिलाफ लड़ते रहे। एक पॉइंट पे उन्होंने अपना मिलिशिया भी बना लिया, उसको फिर क्रश किया वगैरह, बहुत लंबी स्ट्रगल की। वो अंडरग्राउंड से इमर्ज किए जब, तो उनके पास वो ये कह सकते थे कि जी हम तो 1926 से डच के खिलाफ भी और जापानीज़ के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, और उनको बड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। दे सेड अब हम नहीं लड़ रहे, अब हम एक लीगल पार्टी के तौर पे ऑपरेट करेंगे, इलेक्शंस में जाएंगे, इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। अब इंडोनेशिया आज़ाद हो गया तो हम एक लीगल प्रॉपर सॉर्ट ऑफ पार्टी हैं। तो उन्होंने कहा जी ज़राई इस्लाहात करो, लैंड रिफॉर्म्स करो, ये जो डच ने पूरा लैंडेड स्ट्रक्चर बनाया इसको चेंज करो, गरीबों को ज़मीनें दो, और उन्होंने कहा वेजेस बेहतर करो, बेटर वर्किंग कंडीशंस दो एक्सेट्रा, और ख़ास तौर पे ये कि अमेरिका और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को इंडोनेशिया से ख़त्म करो, और इंडोनेशिया इज़ फॉर इंडोनेशियंस। वो जो ऑयल के हवाले से सारा सिलसिला चल रहा था, उसमें जो वर्कर्स यूनियन था वो बेसिकली PKI के कंट्रोल में था, और वो बड़ा पुश कर रहा था कि भाई ये तेल की जो इंडस्ट्री है ये इंडोनेशियंस की होनी चाहिए। By the 50s they had 3.5 million members, huge party, और जो मैस ऑर्गेनाइजेशंस उनकी आगे थी, विमेंस विंग और फलाना विंग और ये और वो, उसमें मजीद और 10 मिलियन बंदा था। इट वॉज द लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी आउटसाइड ऑफ सोवियत यूनियन एंड चाइना। इससे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में चीन और रूस के अलावा और कहीं थी ही नहीं, इतनी ह्यूज थी। और 55 का जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने 16% वोट भी ले लिया, काफ़ी ठीक ठाक वोट उठा लिया, किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना वोट वो शायद लें। वेस्ट ने बल्कि उस इलेक्शन में फुल जोर लगाया कि किसी तरह PKI को रोका जाए, इनफैक्ट PNI भी हार जाए तो बहुत ही अच्छा हो। तो उन्होंने मासजूमी पार्टी को सपोर्ट किया जो कि एक मॉडरेट इस्लामिक पार्टी थी।
उनको $1 मिलियन दिए, और भी दिए होंगे, मगर ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है कि $1 मिलियन उस इलेक्शन के लिए उनको दिए गए। उनको सिर्फ 20% ऑफ द वोट मिला, हालांकि वोट बहुत बड़ा था, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, मगर उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये PNI को डिफीट कर देगी। मगर PNI जो सुकार्नो की पार्टी थी वो फर्स्ट आ गई, और सुकार्नो की पार्टी और जो कम्युनिस्ट थे वो एक दूसरे के एलाइज थे, तो इकट्ठे उनका मिलकर काफ़ी ठीक ठाक वोट बैंक भी था। फिर सुकार्नो ने मासजुमी पार्टी को इनफैक्ट बैन कर दिया जब उन्होंने सुमात्रन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया और जब उन्होंने गाइडेड डेमोक्रेसी वगैरह को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी वो थी नाहदतुल इस्लाम, जो कि आज भी है इंडोनेशिया के अंदर काफ़ी बड़ी। दैट वाज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, उनको भी 18% वोट मिलता था, और ये ज़्यादा ट्रेडिशनलिस्ट थी। ये पहली वाली जो थी वो ज़रा मॉडर्निस्ट थी और ये ज़रा ट्रेडिशनलिस्ट थी, शाफी उलेमा इनफैक्ट की पार्टी थी। और इनका एक जो पैरामिलिट्री यूथ विंग था, जैसे यहाँ पे जमीयत है, तो उनकी जो जमीयत थी उसका नाम था अंसार, अंसौर लिखा हुआ है यहाँ पे, अंसौर अपनी ज़बान में। और इन्होंने बड़ा की रोल प्ले करना है, अभी आगे जाके आप देखेंगे। और आज भी ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इनके 40 मिलियन मेंबर्स हैं। अगरचे ये उस तरह से पॉलिटिक्स में अब थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं, 2 कदम पीछे ही रहते हैं, मगर एज अ ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी वर्क एक्सेट्रा, इट्स मैसिव नाउ। उस वक्त तो ये डायरेक्टली बहुत पॉलिटिकल भी थे इलेक्शंस वगैरह में। अब ये सारी जो सिचुएशन बनी और CIA ने जब ये टिंकरिंग वगैरह की, KGO इनको अलहदगी पसंदी पैदा कर दो सुमात्रा के अंदर, या इस्लामिक पार्टीज को सपोर्ट कर दो ताकि PKI का इन्फ्लुएंस रुक सके, या फिर ये कर दो या वो कर दो, या नेगोशिएशंस में नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। तो अमेरिका की ये सारी स्ट्रेटजी अभी तक कामयाब नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि जब तक यहाँ से हम लेफ्ट को नहीं एलिमिनेट करते, PKI को नहीं एलिमिनेट करते, मामला नहीं ठीक होगा। सुकार्नो तो बहुत ही तगड़ा है हमारे लिए, उसको नहीं हम हाथ डाल सकते क्योंकि वो मेन इंडिपेंडेंस लीडर है, मगर कम से कम PKI को अगर हम गिराने में कामयाब हो जाएं तो सुकार्नो जो है ना वो इतना लेफ्ट की तरफ रुझान नहीं रखेगा जैसे पहले सुकार्नो हुआ करता था। हमसे गप्पे भी लगाया करता था, हमारी अच्छी हेलो हाय थी, व्हाट्सएप मैसेज का जवाब भी देता था। अभी इज बीन गोस्टिंग अस फॉर अ व्हाइल, तो सुकार्नो जो है ना वापस हमारे साथ आ जाएगा। तो PKI को किसी तरह से जो है ना हिट करना है। इसके लिए CIA ने अपने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हुए थे। HAIK ऑपरेशन 50-60s में वो एक साइकोलॉजिकल प्रोग्राम रन कर रहे थे इन इंडोनेशिया के लोगों को कम्युनिज्म के खिलाफ किया जाए। उसमें न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को, रेडियो ब्रॉडकास्ट वगैरह को वो फंड किया करते थे एंड सो ऑन। और 1962 में उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो ये कहते हैं कि इंडोनेशिया वाज मूविंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म एंड रेकमेंडेड स्ट्रॉन्गर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस अगेंस्ट सुकार्नो। हमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चाहिए, ख़ास तौर पे PKI को किसी तरह से हमने डाउन करना है और सुकार्नो की जो लेफ्ट की ताकत है उसको तोड़ना है। मज़ीद डीक्लासिफाइड US डॉक्यूमेंट्स और टेस्टिमनीज वगैरह अब सारी सामने आ चुकी हैं, और वो जो सारा CIA का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था वो काफ़ी हद तक रिवील हो चुका, अगरचे उसमें भी अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने डीक्लासिफाई नहीं किए। अब मामला ये हुआ 65 में कि एक रैली पे जब सुकार्नो गया तो वहाँ पे किसी वजह से वो बेहोश हो गया, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, ही फेल। पब्लिक परेशान हो गई, लोग भी परेशान हो गए कि सुकार्नो बाबा जो है ना बूढ़ा हो गया है, तो सुकार्नो के बाद हु विल बी इन पावर इन इंडोनेशिया। रूमर्स सर्कुलेट करना शुरू हो गए कि आर्मी फौज जो है वो टेक ओवर कर लेगी, फौज आ जाएगी वगैरह वगैरह। CIA ने भी एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया इस मकसद से कि किसी तरह अगर फौज की, जिसके साथ उनके बड़े अच्छे राब्ते थे बिकॉज ऑफ ऑल द एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट दे वुड डू विद द आर्मी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फौज की और PKI की किसी तरह से अगर लड़ाई हो जाए ना इन दोनों की आपस में, तो ये सबसे कमाल चीज़ होगी। क्या यही हुआ? इनफैक्ट उनका इस पूरा मिशन कामयाब साबित हुआ। एक रूमर ये फैल रहा था कि एक ग्रुप ऑफ जनरल्स हैं कॉल्ड द जनरल काउंसिल ऑफ जनरल्स, और वो प्रो CIA एंड दे आर गोइंग टू टेक ओवर द गवर्नमेंट। ये एक रूमर आम फैला हुआ था। उसकी ऑपोजिशन में एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुई कॉल्ड सितंबर 30th सितंबर मूवमेंट क्या थी? बेसिकली फौज के अंदर एक दस्ता था, मूवमेंट नहीं थी, दैट्स द रॉन्ग वर्ड। फौज के अंदर एक दस्ता था जिसने कहा कि ये जो प्रो US जनरल्स हैं जो सुकार्नो की जगह आएंगे और पूरी पॉलिसी चेंज कर देंगे, इनको फौरी तौर पे हम पकड़ लें, इनको किडनैप कर लें। उन्होंने किडनैप भी किया और उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। उनको 6
सीनियर जनरल्स को उन्होंने असैसिनेट कर दिया। ये उसकी डिपिक्शन है कि ये जो सोल्जर्स हैं ये यहाँ पे आए हैं, ये जनरल साहब बैठे हुए हैं, वो देखो उसने बट मारा है, उसको खून निकल रहा है एंड सो ऑन, और उनको कत्ल कर दिया। लो जी, फौरी तौर पे CIA ने फौज से कहा कि ये PKI ने करवाया है, ये कम्युनिस्टों ने करवाया, मारो इनको, यही रिस्पॉन्सिबल है। और इसके लिए CIA ने फेक PKI डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए कि जी ये प्लान कर रहे थे आपको असैसिनेट करने के लिए। फिर एक रेडियो स्टेशन भी उनके पास था कॉल्ड रेडियो फ्री इंडोनेशिया, वहाँ पे भी झूठे मैसेजेस वगैरह चलाने शुरू कर दिए, और उन्होंने एक पूरी लिस्ट पकड़ा दी फौज को कि ये देखो PKI के मेंबर्स हैं, इनको जाके पकड़ो, इनको पकड़ के मारो वगैरह। और अजीब व गरीब किस्म की फेक न्यूज़ फैलनी शुरू हो गई। आप समझते हैं आज का ज़माना है फेक न्यूज़ का, ये तो फेक न्यूज़ की भी कोई नेक्स्ट लेवल फेक न्यूज़ थी। उन्होंने कहा द जिरवानी विच वॉज द विमेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द PKI, ख़वातीन की जो ख़वातीन का उनका विंग था, उन्होंने जर्नैलों को ना सिर्फ पकड़ा है, उनको स्ट्रिप किया है, उनको सेक्सुअली मोलेस्ट किया है, उनको टॉर्चर किया है, ब्लेड से काटा है, उनकी आंखें निकाली, उनको कैस्ट्रेट किया है, और फिर उनकी लाशों पे नंगा वो नाची हैं। ये खबर फैलनी शुरू हो गई। अच्छा, जब ऑटोप्सी हुई जनरल्स की तो ऐसी कोई बात नहीं निकली, कोई टॉर्चर के मार्क्स नहीं निकले, दे वर डेड ऑफ कोर्स बट नो टॉर्चर मार्क्स। ये वो वेल है जिसके अंदर जनरल्स की बॉडीज़ को गिरा दिया गया था, 6 जनरल्स की बॉडीज़ को। वैसे तो मुझे बड़ी छोटी सी लग रही है, बट आई एम श्योर वो कोई पिक्चर का एरर होगा जिससे मुझे छोटी लग रही है, बट और ये प्रॉब्ली खून भी जो है वो पेंट उन्होंने बाद में किया हो, या इतनी देर तो नहीं लास्ट कर सकता, बट खैर जो भी है। दिस इज द जिरवानी विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंडोनेशियन वुमेन्स मूवमेंट। इसमें 1.5 मिलियन लोग थे, ख़वातीन, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। और ज़ाहिरी बात है वो चाहते थे कि जो कंजर्वेटिव नॉर्म्स वगैरह हैं विद रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड अदर थिंग्स वगैरह ये चेंज हो, जिसकी वजह से जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस थी वो उन पे इल्ज़ाम ये लगाती थी कि ये तो बड़ी लूज किस्म की ख़वातीन हैं, इनफैक्ट दे आर ऑल प्रोस्टिट्यूट्स एंड ये वो इस तरह की बातें। लो जी, इन स्टेप्स जनरल सुहार्तो। जनरल सुहार्तो ने कहा ऐसी की तैसी सबको मैं सीधा करता हूँ। ही स्टेप्ड इन और उसने फौरी तौर पे जाके जो कू प्लॉटर्स वगैरह थे उनको पकड़ा और फिर PKI को पकड़ना शुरू कर दिया। और फिर PKI को जो पकड़ के मारना शुरू किया, तौबा तौबा तौबा, बंदा कानों को हाथ लगा दे। उसने कहा कि हमने तो इनको एलिमिनेट कर देना, वी हैव टू रूट देम आउट, हमने इनको जड़ से निकाल देना है। सो द आर्मी देन डिसाइडेड कि हमने मैस ऑर्गेनाइजेशंस को, ख़ास तौर पे जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गाइड करेंगे, और भी थी उसमें, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, कुछ हिंदू भी थी, कि इनको गाइड करेंगे कि ये पकड़वाएं और हम इनको मैस मर्डर कर दें, किल ऑल ऑफ देम। सो 1 मिलियन कम्युनिस्ट्स उन्होंने कत्ल कर दिया, 1 मिलियन बंदा उन्होंने कत्ल कर दिया। दिस इज द लार्जेस्ट मर्डर जो जंग में ना हो, जो कि पीस टाइम में हो। और ये जो जिस पार्टी को वो कत्ल कर रहे थे उनके पास हथियार वगैरह नहीं थे इस वक्त, पहले होते थे तो वो तो मर गए थे, ख़त्म हो गए थे, वो तो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया था। ये एक लीगल पार्टी थी जो एग्जिस्ट कर रही थी, इलीगल भी डिक्लेयर नहीं हुई थी। उन्होंने कहा वी डोंट गिव अ डैम, मार दो सबको। और ओवर 1 मिलियन पीपल उनको जेल में डाल दिया, वो 1.5 मिलियन 1.4 मिलियन वी डोंट नो, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, उनको जेल वगैरह में डाल दी। आज तक इंडोनेशिया से मैस ग्रेव्स निकलती हैं। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब मैं 92 में इंडोनेशिया गया था, मैंने को माइल्डली पॉलिटिकल सा सवाल कर लिया, तो जो जिससे मैंने वो सवाल किया ना, उसने कहा इस तरह मुझे किया, इस पर बात नहीं करनी हमने। उस वक्त मैं को बड़ा कोई लेफ्टिस्ट भी नहीं था, मैं तो ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा था जैसे बंदा करता ही है। तो उसने कहा नहीं। तो वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है दैट इंसिडेंट। लो जी, उन्होंने पकड़ा, भून के रख दिया, ये देखो ट्रकों के अंदर उठा उठा के लेके गए मैस ग्रेव्स में। और कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली उन्हें गोली मारी, जिनको शायद गोली मारी वो तो फॉर्चुनेट थे। बहुत सारे लोगों को ब्लंट वेपन से लोगों ने जो है ना कत्ल वगैरह करना शुरू कर दिया, खासतौर पे जो अंसार वगैरह थे उनने बहुत लोगों को मारा। इट वाज हॉरिफिक, एब्सोल्युटली हॉरिफिक। हियर सम अदर पिक्चर्स ऑफ देम बीइंग टेकन अवे एक्सेट्रा। ये PKI मेंबर, ये भी सारे PKI मेंबर्स, फौज ने उनको पकड़ लिया, सबके सबको मार डाला। ये जो किताब जो मैंने आपको रीडिंग दी है, ये अगर आप पढ़ें तो मतलब इट्स बहुत मुश्किल है इस किताब को पढ़ना, क्योंकि इसमें जो डिटेल्स डिस्क्राइब की गई हैं, जो रेप्स और किलिंग्स और हॉरिफिक किस्म की वायलेंस डिस्क्राइब की गई, इट इज़ हॉरिफिक, इट्स रियली वेरी टेरेबल।
लो जी, अभी तक आज तक मिलियंस ऑफ विक्टिम्स एंड फैमिलीज स्टिल अबैंडन्ड 50 इयर्स आफ्टर मैस किलिंग्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाय द वे बहुत अच्छा किरदार अदा किया इस सिलसिले में कि उन्होंने रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट इस मैस किलिंग पे जो है 70s के बाद शाया करते गए और बहुत सारा केस खोलने में एमनेस्टी इंटरनेशनल वाज अ की ऑर्गेनाइजेशन इन माय व्यू इन एक्सपोजिंग द क्राइम्स ऑफ द इंडोनेशियन मिलिट्री अगेंस्ट द पीकेआई। जो चीज़ें क्लासिफाई हो चुकी हैं वो अमेरिका की अपनी अब आर्काइव्स, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की आर्काइव्स पे भी आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह यहाँ पढ़ सकते हैं इंडोनेशिया कू एंड काउंटर रिएक्शन 65 to March 66। सो declassified यूएस डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या पता चलता है? यूएस एम्बेसी मेमो कहता है कोट द लिक्विडेशन ऑफ पीकेआई मस्ट कंटिन्यू। इनफैक्ट उस वक्त अमेरिकनों को परेशानी ये थी कि सुहार्तो बहुत जल्दी इनको माफ़ी दे देगा और सुकारनो भी कह रहा था हौसला करो, स्लो डाउन, क्या कर रहे हो, क्यों बंदे मारी जा रहे हो, बस करो। वो भी रोकने की कोशिश कर रहा था कि लड़ो नहीं। तो उनको ये था कि ये रुक ना जाए, ये एक दफ़ा जो है ना मर जाना चाहिए इन सारों को, फिर ही ठीक है। और यूएस ने ऑफ कोर्स बट सीक्रेटली उनको एड वगैरह, लॉजिस्टिकल एड और कुछ थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एड वगैरह भी दी, बट दे वर वेरी केयरफुल एट दिस टाइम, क्योंकि अगर वो बहुत खुल के अगर एड वगैरह देना शुरू कर दें तो पब्लिक कहे कि तुम तो अमेरिकनों के पिट्ठू बन गए, तो वो फिर सपोर्ट ना करे। सो दे वर वेरी केयरफुल। यूएस एम्बेसडर टू इंडोनेशिया मार्शल ग्रीन साहब को आप यहाँ देख रहे हैं और वो कहते हैं अबाउट द मैस किलिंग्स ऑफ कम्युनिस्ट इन 1965, कोट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज ऑफ फ्रीडम। 1 मिलियन बंदा मर गया, वो कहता है बहुत आज़ादी जो है ना वो जीत गई है आज। सो दैट्स हिम इन इंडोनेशिया एज यू कैन सी। बाय 67 नाउ 66-67 तक सुहार्तो ने सुकारनो को भी बेसिकली दबा दिया। कैसे दबाया कि सुकारनो जब पार्लियामेंट की मीटिंग कॉल करें तो सुहार्तो के साथ जो लोग थे एसोसिएटेड वो वहाँ पे बिल्डिंग में पहुँच जाए, उस बिल्डिंग को डिस्टर्ब करें, वहाँ प्रोटेस्ट करें, वहाँ पे उनको मीटिंग ही ना करने दें। इतना तंग किया सुकारनो को कि सुकारनो बाय दैट टाइम एन ओल्ड मैन सेड कि ठीक है मैं तुम्हें इमरजेंसी पावर्स देता हूँ, और उसने रिज़ाइन वगैरह कर दिया और उसको फिर हाउस अरेस्ट में उन्होंने डाल दिया। एंड सुहार्तो द मिलिट्री मैन एज यू कैन सी नाउ बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। सो स्टेट डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं सुकारनो बिकेम अ पैथेटिक ओल्ड मैन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द इनकार्नेशन ऑफ द इंडोनेशियन स्टेट इनटू अ हिस्टोरिकल रेलिक। पैथेटिक ओल्ड हिस्टोरिकल रेलिक बना दिया सुहार्तो ने उसको। और मार्शल ग्रीन तो बहुत खुश था, यानी कि द यूएस एम्बेसडर, और वाइल सुहार्तो वाज किलिंग ऑल दीज पीपल ही सेड, सुहार्तो के बारे में कहा ये सिंसियरली डेडिकेटेड टू डेमोक्रेटिक मीन्स। ये डेमोक्रेटिक मीन्स थे, ठीक। टाइम मैगजीन ने भी लिखा इंडोनेशिया द लैंड द कम्युनिस्ट लॉस्ट, और टाइम मैगजीन ने कहा सुहार्तो इज द वेस्ट बेस्ट होप इन साउथ ईस्ट एशिया। सारी बात ही साफ आ जाती क्या हो रहा था। जिन लोगों को उन्होंने पकड़ के जेलों में डाल दिया उनको उन्होंने पता नहीं कितना अरसा वहाँ तुन के रखा, 78 तक 79 तक दे वर प्रीटी मच ऑल इन जेल। मोस्ट ऑफ देम वर केप्ट विदाउट ट्रायल्स, कोई उनके ट्रायल्स नहीं हुए। अब तुम खुद ही सोचो कि 1-1.5 मिलियन बंदा आपने जेलों में तुन के रखा हुआ है, उनके ट्रायल्स करें तो कोर्ट्स प्रोसेस ही ना कर सके इतने ज़्यादा बंदे की ट्रायल्स, तो उन्होंने रखा हुआ था। मार्क्सिज्म लेनिज्म के खिलाफ उन्होंने कानून पास किया कि कोई इसको पढ़ा नहीं सकता, कोई किताब रखना, कोई मार्क्सिज्म लेनिज्म की बात करना, किसी तंजीम को ज्वाइन करना, ये टोटली रियासत के ख़िलाफ़ है और हम आपको जेल में डाल देंगे अगर आपने ये किया। और फिर जिन लोगों को उन्होंने रिहा किया फिर बाद में 78-79 के बाद लोगों को रिहा किया, अगरचे कुछ लोगों को उन्होंने 90s में जाकर रिहा किया, कुछ लोगों को फिर भी 20 साल और रखा, मगर बहरहाल जिन लोगों को उस वक्त रिहा किया उनके आईडी कार्ड पे उन्होंने ये लिख दिया ईटी। ईटी का ये मतलब नहीं कि वो एक्स्ट्रा टेरेबल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। ईटी का मतलब ये था कि बेसिकली दे आर EKS टैपॉल विच मीन्स एक्स पॉलिटिकल प्रिजनर। इसका मतलब है बेसिकली ये कम्युनिस्ट है। तो जिसके आईडी कार्ड पे ये निशान होता था ना कि ये कम्युनिस्ट है, उसको फिर कहीं पे टीचर नहीं वो बन सकता था, सोल्जर नहीं बन सकता, पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकता था, यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं जा सकता था, स्कॉलरशिप तो बिल्कुल लेने का कोई चक्कर नहीं है। He could not vote, he could not run for office or join the military, and they were under regular surveillance, और उनके खिलाफ सोशल स्टिग्मा भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, इवन फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ कि वो ईटी का लड़का है, उससे ज़रा दूर रहना, बच के रहना, हॉरिफिक।
69 में वेस्ट पापुआ फॉर्मली वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडोनेशिया एंड 75 में ईस्ट टिमोर पे भी इंडोनेशिया ने अपनी हुक्मरानी कायम कर ली और ईस्ट टिमोर के अंदर भी बहुत बड़ी लेफ्ट की मूवमेंट थी और उस लेफ्ट की मूवमेंट को भी जैसे इंडोनेशिया ने टेक ओवर किया इन द ईयर 1975 तो वहाँ पे भी लाख से लेकर 2 लाख बंदा सुहार्तो ने इंडोनेशियन मिलिट्री ने कत्ल कर दिया। ईस्ट टिमोर की जो लेफ्ट मूवमेंट थी उसको वाइप आउट कर दिया, बेसिकली मैस मर्डर किया। और निक्सन भाईजान कह रहे थे वेल डन, शाबाश, तुमने असल में फ्रीडम और डेमोक्रेसी को जो है ना सही रखा है। सुहार्तो देन रूल्ड टिल 1998, अंदाजा करो, फ्रॉम 1965 टिल 1998, सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेपन्स में और एड में, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, ये वो अमेरिका ने और वेस्ट ने, ग्रेट ब्रिटेन ने भी फुल सपोर्ट किया सुहार्तो को। IMF, वर्ल्ड बैंक, US लोन्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। और जाहिर बात है कि फिर अमेरिकन कंपनियां और वेस्टर्न कंपनियां वगैरह जो हैं, ख़ासतौर पर ऑयल गैस माइनिंग की कंपनीज वापस आईं, जिसमें कैलटेक्स भी शामिल है। जब उस पंप पे जाएंगे कैलटेक्स डलवाएंगे जब पेट्रोल, तो फिर ये सोचना कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था। एक्सॉन मोबिल भी शामिल, शेवरॉन भी शामिल, और इसी तरह US माइनिंग इंटरेस्ट वगैरह, ये वो। मतलब है कि इंडोनेशिया बेसिकली बिकेम मच लाइक फिलीपींस, अ प्लेस जहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस वाज ओपन, और यही वो चाहते भी थे फ्रेंकली। और सुहार्तो और उसकी फैमिली ने खूब पैसे कमाए, ऐसे पैसे कमाए कि जैसे पैसे कोई ऐसे कमा ही नहीं सकता। इनफैक्ट इट इज़ बिलीव्ड कि फ्रॉम 15 to 35 बिलियन डॉलर्स उनकी फैमिली ने जो है वो किसी ना किसी हवाले से करप्शन में और चोरी में इंडोनेशियन लोगों का, आवाम का पैसा अपने पास रख लिया। डॉटर जो है वो टोल रोड्स, सीमेंट, टेलीविज़न पर जो है वो हावी थी। टॉमी उनका सन जो था वो क्लोव की मोनोपोली, कार इंडस्ट्री पर, लग्जरी प्रॉपर्टीज़ पर हावी था। बैम बैंग जो उसका एक और बेटा है वो ऑयल, गैस और टेलीकम्युनिकेशंस पे हावी था। और इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले लिखते हैं कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लीडर्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। इतना करप्ट आदमी था सुहार्तो। ये देखें जी, सुहार्तो इनकॉर्पोरेटेड, टाइम मैगजीन भी अब इसको मानने पे मजबूर हो गई है कि हाउ इंडोनेशियाज लॉन्ग टाइम बॉस बिल्ट अ फैमिली फॉर्चून। अब दिलचस्प बात यह है कि तुम लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, अब वो एक्सपोज हो गया ना। मतलब इतना लोगों ने लिखा कि कुछ छुपा भी नहीं सकता था। 1997 में एशियन करेंसी क्राइसिस शुरू हो गया, ह्यूज मेल्टडाउन, क्रैश, इकोनॉमिक क्रैश, और अक्रॉस इंडोनेशिया राइटिंग और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। वजह क्या थी? वजह बड़ी सादा सी ये है कि लेट 80s तक तो जॉय राइड कर रहे थे ये सारे, चाहे ताइवान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, क्योंकि अमेरिका के डॉलरों की रेल पेल, इतना पैसा आ रहा था, मसला ही कोई नहीं था। बाय द वे, पाकिस्तान इज़ द सेम। हमें भी इतनी एड मिल रही थी यूब खान पीरियड के अंदर और फिर ज़िया पीरियड के अंदर कि हमने कभी इकोनॉमाइज़ करना सीखा ही नहीं। डॉलर आ रहे थे, खर्च करी जा रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी था, डॉलर आ रहे थे, खर्च करी जा रहे थे। जब नहीं होते थे कर्जा ले लेते थे, जब कर्जा ले लेते थे कोई मसला शुरू हो जाता था, कुछ जियो स्ट्रेटेजिक मसला हो गया, अफगानिस्तान में इनकलाब हो गया जी, कुछ और मसला बन गया, हो इजिप्ट के गमाल नासिर ने स्विस कनाल को नेशनलाइज कर दिया, अमेरिका ने कहा चलो कर्जे माफ, ये एड भी ले लो, कोई अकाउंटेबिलिटी करनी नहीं पड़ी। तो बिल्डअप ऑफ डेट हो गई, करप्शन, लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, करेंसी डिवैल्यू होनी शुरू हो गई, करेंसी तबाह हो गई। इनफैक्ट इतनी रैपिड हाइपर इन्फ्लेशन हुई कि लोग सड़कों पर बाहर आ गए, ये देखो कोई टीवी उठा रहा है, कोई फ्रिज उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है। सुहार्तो फैमिली स्टिल वाज इन वेरी मच द रूलिंग क्लास एंड स्टिल इज टिल टुडे। हालांकि सुहार्तो नाउ वाज नो लॉन्गर इन पावर, मगर फैमिली ने जो चीज़ें पकड़ ली हैं वो अब वो नहीं छोड़ते, ठीक है। दे स्टिल कंट्रोल बिजनेसेस, दे हैव ह्यूज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जब भी कोई कोशिश करता है कि भाई वापस करो जो लूटा हुआ पैसा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फौज भी उनके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है ना वहाँ की, नहीं होने देते। बहरहाल आफ्टर सुहार्तो लेफ्ट, 98 से लेके 2004 तक कुछ आज़ादियाँ मिली, एक इलेक्शन हुआ, पहली दफ़ा कोई फ्री किस्म का इलेक्शन आफ्टर सुहार्तो, प्रेस फ्रीडम मिला, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह कम हुई। ईस्ट टीमोर ने कहा हम आज़ाद होना चाहते हैं, उनको फिर प्रेस कर दिया। अब्दुल रहमान वहीद बिकेम द प्रेसिडेंट फॉर अ वाइल, बट ही वाज इम्पीच्ड कि भाई करप्शन वगैरह कर रहा है। एंड देन सुकार्नो's डॉटर,
ये आप देख सकते हैं, ये सुकार्नो भाईजान है, ये नेहरू है, ये इंदिरा गांधी है। सुकार्नो की बेटी मेघावती सुकार्नो पुत्री बेसिक बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। बड़ी लंबी उसकी स्ट्रगल है ऑब्वियसली अपने वालिद के लिए, और उसकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल। मगर फिर 2004 के अंदर जो इस प्रो एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा पार्टी थी, SBY की पार्टी, वो दोबारा इक़्तिदार में आ गई। साउंड फेमिलियर? पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही होता रहा है, बहुत सारे मुल्कों में। जो आपने चिले वगैरह के अंदर पढ़ा था, वहाँ पे भी आपने देखा कि जो ओरिजिनल लीडर्स थे उनके बच्चे आ गए, या उनकी बेटी आ गई, या उनका बेटा आ गया। फिर उसके बाद जोकोवो विडोडो, who was also a member obviously of Sukarno Putri's party, he came to power in 2014 and continues to be in power. और ये थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिशियन है, स्टेट लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, फॉरेन डोमिनेशन इकोनॉमी पे नहीं होनी चाहिए, मगर ऑल्सो उसने कंजर्वेटिव्स के साथ एक अलायंस भी बनाया हुआ है। दो सुबियांतो जो है, जो कि कंजर्वेटिव्स का बेसिकली, प्रोबोवो सुबियांतो जो कि बेसिकली कंजर्वेटिव्स का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको उसने डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है। बेसिकली ये सुहार्तो का एक ज़माने में सन इन लॉ होता था, अंटिल वो डिवोर्स वगैरह हो गई है, सो और ख़ुद भी जनरल है। सो इस तरह से अनईजी किस्म का अलायंस चल रहा है इंडोनेशिया में। अब मैं आखिर में आपको एक गाना सुनाऊंगा, खुद नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं इंडोनेशियन नहीं बोल सकता, जो कि 1940s के अंदर कंपोज हुआ था। मोहम्मद आरिफ साहब ने उसको कंपोज किया था, साउंड लाइक वो पाकिस्तानी होगा। और उस गाने का नाम जेंडर नहीं है, उस गाने का नाम है गेंजर। तो साउंड लाइक जेंडर आई नो, मगर गेंजर एक प्लांट है जो कि गरीब लोग वहाँ पे खाते थे जब फैमिन हो रही होती थी। तो 40s में उसने ये गाना बनाया, और PKI के लोग अक्सर ये गाना गाया करते थे, जिसकी वजह से सुहार्तो ने इस गाने को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। कोई बंदा ये गाना गा रहा होता तो कहते थे PKI का बंदा, उसको अरेस्ट कर देते थे। वैसे दिलचस्पी की बात यह है कि जो अब इंडोनेशियंस, बहुत सारे इंडोनेशियंस हैं ना, वो इस सारी हिस्ट्री को रिव्यू कर रहे हैं, और उनके रिव्यू में आर्ट और कल्चर और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। They are doing a lot of reviewing of all of this period, but via art and culture. अभी तक वहाँ पे कम्युनिस्ट नहीं आप हो सकते। अगर आप कहें मैं PKI हूँ, तो इवन जोकोवो ने भी ये कहा कि अगर PKI सर भी उठाएगी तो मैं उसको क्रश कर दूँगा। मतलब वहाँ पे आप कम्युनिस्ट नहीं हो सकते। वहाँ पे जिस तरह मैं इतनी आज़ादी से बातें करता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे ये आज़ादियाँ नहीं हैं जो पाकिस्तान में हैं। आप इस चीज़ पे गौर करें, जिस चीज़ पे मैं गौर कर रहा था वो ये थी, अगर आप भी उस पर कर लें गौर तो कोई बुरी बात नहीं होगी, कि जो लोग आपको इस वीडियो में नज़र आएंगे उन सब के सब को आप समझ लें कि वो सबको मार दिए, दे आर ऑल डेड नाउ।